Hello and welcome to J Research YouTube channel. So since CLAT PG 2024 का एग्ज़ाम कंडक्ट होगा इन द मंथ ऑफ दिसंबर, राइट? ये अभी जून मंथ चल रहा है और मोस्ट प्रोबेबली आप अपनी इनिशियल स्टेज ऑफ प्रिपरेशन पे होंगे, राइट? और इस टाइम पे PYQs देखना बहुत ज़रूरी है जस्ट टू अंडरस्टैंड कि कितना डेप्थ में पूछा जाता है क्वेश्चन। ऑलराइट, सो फॉर दैट रीज़न मैं आज कंपाइलेशन लाई हूँ फॉर दी कॉर्पोरेट लॉ PYQs। सो लेट्स वॉच आउट इन दिस वीडियो। सो आइए पहले हम लोग फर्स्ट पैराग्राफ देख लेते हैं, आई मीन फर्स्ट क्वेश्चन। सो एज यू कैन सी दैट देयर इज दिस गिवन पैराग्राफ और ये क्वेश्चन आपका आया था ईयर 2021 में, राइट? सो ये जो पैराग्राफ है आपका, ये ट्रांसक्रिप्ट है, ये एक्सर्प्ट है, इट इज़ फ्रॉम SFIO वर्सेस राहुल मोदी केस, राइट? जो कि आपका 2019 का केस है। एंड ये जो आपका केस है, यहाँ पे जो दिया गया है, इट इज़ एक्चुअली रिलेटेड टू द कंसेप्ट ऑफ SFIO। कंपनीज एक्ट में SFIO का कंसेप्ट दिया गया है अंडर सेक्शन 211 एंड सेक्शन 212। All right. So before we continue with the questions, let us just switch to the Companies Act और हम लोग जल्दी से देख लेते हैं कि SFIO के प्रोविजन क्या है, राइट? जस्ट टू अंडरस्टैंड द जिस्ट ऑफ SFIO। सो देखिए, जो सेक्शन 211 है, इट बेसिकली टॉक्स अबाउट द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ SFIO। ठीक है, क्यों करेगा? टू इन्वेस्टिगेट द फ्रॉड्स रिलेटिंग टू दी कंपनी। ऑल राइट, अब जो SFIO है, इट शैल बी हेडेड बाय द डायरेक्टर एंड सच अदर नंबर ऑफ एक्सपर्ट्स। सो SFIO में डायरेक्टर भी होगा और सच नंबर ऑफ और कुछ एक्सपर्ट्स भी होंगे फ्रॉम द फॉलोइंग फील्ड्स। आपके सामने फील्ड्स भी दी गई हैं, आप उसको भी देख सकते हैं। अब आते हैं क्लॉज 3 पे। यहाँ पे देखिए, अकॉर्डिंग टू द क्लॉज 3, जो डायरेक्टर अपॉइंट होगा इन SFIO, ही शैल बी एन ऑफिसर not below the rank of joint secretary to the government of India, having knowledge and experience in dealing with the matters relating to the corporate affairs, right? So ये आपका important clause था। अब आइए जल्दी से देख लेते हैं सेक्शन 212, जो कि बात करता है इन्वेस्टिगेशन बाय SFIO। सो देखिए, आपके सामने अंडर क्लॉज 1 ये जो आपके ABCD पॉइंट्स दिए गए हैं, दीज आर बेसिकली द ग्राउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ विच SFIO कैन इनिशिएट द इन्वेस्टिगेशन। ऑल राइट, अब आइए हम लोग स्विच करते हैं क्लॉज 5 पे, जो कि इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए, कंपनी में ही ये जो आपका SFIO, इट इज़ बेसिकली फॉर द कंपनीज, इट इज़ बेसिकली फॉर द कॉर्पोरेट्स। तो SFIO अगर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, तो देखिए, जो डायरेक्टर है SFIO का, वो बेसिकली इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर अपॉइंट करेगा टू इनिशिएट द इन्वेस्टिगेशन। सो उस इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो कंपनी है, कंपनी के ऑफिसर्स है, कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं, हु आर और हु हैव बीन इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी, वो रिस्पॉन्सिबल होंगे टू फर्निश ऑल द रेलिवेंट इंफॉर्मेशन, राइट? सो ये क्लॉज 5 हमारा कहता है। क्लॉज 6 ये कहता है कि नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन CRPC, right, of the offence covered under section 447 of this act, it shall be cognizable and no person accused of any offence under those sections shall be released on bail। मतलब जो offences covered हैं, right, for the part of for the purpose of this जो fraud investigation के part हैं offences, they will be cognizable as well as they will be non-bailable also, right? So this is the important point to note here। अब आइए हम लोग आते हैं पैराग्राफ पे। ऑलराइट, आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं एंड यू कैन गो थ्रू दी पैराग्राफ, राइट? सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 211 clause 3 of Companies Act, Director of SFIO shall be an officer not below the rank of Joint Secretary to the Government of India having knowledge and experience। ये वाला क्लॉज अभी जस्ट हमने पढ़ा, ठीक है? सो अकॉर्डिंगली ये वाला जो क्लॉज है, इट इज़ मैंडेटरी। ऑलराइट, डायरेक्टर को बेसिकली जो डायरेक्टर अपॉइंट होगा इन SFIO, ही शैल बी एन ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी। ओके, सो ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। सेकेंड क्वेश्चन आते हैं। Which principle of interpretation has been adopted by the court for the interpretation of section 212 clause 3 of Companies Act? So basically ये जो section है आपका 212 clause 3,
ये आपका इस पैराग्राफ में काफ़ी डीपली डिस्कस किया गया है, ठीक है। तो आइए देखते हैं, और मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट लाइंस हाईलाइट भी की है। तो देखिए, जो सेक्शन 212 क्लॉज 3 है, इट प्रोवाइड्स दैट इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर्स आर रिक्वायर्ड टू बी कंप्लीटेड विद इन स्पेसिफाइड टाइम। अगर स्पेसिफाइड टाइम के अंडर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुआ है, देन व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंसेस। ओके, राइट। क्या जो प्रोसीडिंग्स होंगे, जो इन्वेस्टिगेशन होंगे बियॉन्ड बियॉन्ड द स्पेसिफाइड टाइम, क्या वो अनलॉफुल हो जाएंगे? ठीक है, ये आपका बेसिकली स्टैट्यूट में दिया गया है। लेकिन इस केस लॉ में ये बोला गया था कि जो अगर जो यहाँ पे देखिए जो फ्रेज दिया गया है क्लॉज 3 में कि दैट regarding the submission of report within such period as may be specified in the order. So according to this phrase, the entire clause 3, it shouldn't be taken as a mandate. It shouldn't be taken as mandatory, but it is purely directory in nature. All right. So obviously, जो investigation है, it can go beyond the specified time as well, right? And बाकी भी पढ़ लेते हैं हम लोग. So, in the absence of any clear stipulation, an interpretation that with the expiry of period the investigation must come to an end, it will cause great violence to the scheme of legislation, and with the expiry of mandate, SFIO would also be powerless. ओके, सो अगर इन्वेस्टिगेशन SFIO की इन्वेस्टिगेशन बियॉन्ड टाइम जा रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो इन्वेस्टिगेशन अनलॉफुल हो जाएगी, राइट? दिस इज व्हाट द इंटरप्रिटेशन ऑफ सेक्शन 212 क्लॉज 3. तो ये जो इंटरप्रिटेशन, इट इज़ अ काइंड ऑफ लिबरल इंटरप्रिटेशन. अगर स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन अगर हम लोग रखेंगे, तो ऑब्वियसली अगर इन्वेस्टिगेशन बियॉन्ड स्पेसिफाइड टाइम जा रही है, तो वो अनलॉफुल हो जाएगी, राइट? सो अकॉर्डिंगली आपका जो यहाँ पे इंटरप्रिटेशन किया गया है, इट इज़ लिबरल इन नेचर. Now, the next question. The court has considered that the investigation beyond the time prescribed in order of the investigation shall be. Answer will be valid. ठीक है, हम लोग लिबरल इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं. SFIO इन्वेस्टिगेट कर सकता है इवन बियॉन्ड द टाइम. ऑल राइट, ओके. Now, as per given excerpt, a strict interpretation of expression within such period as may be specified in order will. अगर आप strict interpretation करेंगे इस phrase की, जो कि clause 3 में आपके दिए गई है of section 212, it will defeat the intention of the legislation, right? The correct answer is option number B. अब आते हैं सेक्शन नंबर 80 नेक्स्ट क्वेश्चन पे. कंसीडरिंग द एक्सप्रेशन ऑफ सेक्शन 212 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 447 ऑफ कंपनीज एक्ट शैल बी. ये भी जस्ट अभी हमने पढ़ा, राइट? जो सेक्शन 447 ऑफ कंपनीज एक्ट है, इट इज़ बेसिकली रिलेटेड टू द फ्रॉड. ऑल राइट, सो जो भी आपके ऑफेंसेस आते हैं, दे आर बेसिकली कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल इन नेचर, एंड अकॉर्डिंगली आपका option number D is your correct answer. Next question and the last one. The expression officers and employees under section 212 plus 5 of Companies Act denotes. ये भी just हमने अभी पढ़ा. So accordingly आपका option number 6 is your correct answer. That person who are and who have been in the employment of the company, वो हेल्प करेंगे, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन फर्निश करेंगे किसको? इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को. So this is all about your paragraph, right? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका 2021 में पूछा गया था, आई मीन 2022 अटेम्प्ट वाला था ये, राइट? सो देखिए, यू कैन ऑल्सो पॉज दिस वीडियो टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट डज दिस पैसेज बेसिकली कन्वेज. So as we can see that the present passage is basically related to the Income Tax Act and the taxable treatment in the case of amalgamation. तो जो अमेलगमेशन होता है, इसका ये मतलब होता है कि जब दो या दो से ज़्यादा कंपनी साथ मिलके साथ मर्ज होके कोई नेक्स्ट दूसरी कंपनी फॉर्म करती है, कोई नई कंपनी फॉर्म करती है, तो उसे अमेलगमेशन बोलते हैं. या कोई छोटी कंपनी किसी बड़ी कंपनी में मर्ज हो रही है, तो उसे भी अमेलगमेशन बोला जाता है. अमेलगमेशन जो टर्म है, वो आपका कंपनीज एक्ट में डिफाइन नहीं है, वो आपका इनकम टैक्स एक्ट में डिफाइंड है. यू कैन ऑल्सो गो एंड चेक फॉर दैट. Now, and so let us just start with the questions. Consider the given statement. Amalgamation is a merger of one or more companies with another company. Yes, this is correct. Amalgamation may be the merger of two or more companies to form a new company. This is also correct.
The amalgamating company integrates with amalgamated company and the former is dissolved without winding up. This is also correct. तो जो ट्रांसफरर कंपनी होती है, जो अमेलगमेटिंग कंपनी होती है, वो जब इंटीग्रेट हो रही होती है, जब मर्ज हो रही होती है अमेलगमेटेड कंपनी से, तो उसकी आइडेंटिटी डिसॉल्व हो जाती है, उसकी आइडेंटिटी वहीं पे ख़त्म हो जाती है विदाउट बाउंड अप. सो अकॉर्डिंगली जो आपका ऑप्शन नंबर डी है, इट इज़ द करेक्ट आंसर वेयर ऑल द थ्री स्टेटमेंट्स आर द करेक्ट. Now the next one. So before I continue with this question, देखिए जब दो कंपनी मर्ज हो रही होती है, राइट, दो कंपनी या तो मर्ज होगी और नई कंपनी बनाएंगी, या कोई छोटी कंपनी बड़े कंपनी में मर्ज होगी. दोनों ही केस में जब ट्रांसफ़र होते हैं इनके एसेट्स और लाइबिलिटीज़, उससे हम लोग ट्रांसफ़र नहीं कंसिडर करेंगे, एंड विच मीन्स कि इस पर कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा, राइट. तो ये जो हमारा भी 74 वाला जो क्वेश्चन है, ये इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है. So on amalgamation of company, there is a transfer of capital asset from amalgamating to amalgamated company, and therefore capital gain can arise in the hands of amalgamating company. This is completely false. Next option is there is transfer of capital asset from amalgamating company to amalgamated company, and capital gain can arise in the hands of shareholders. This is also false. Third one is succession of capital asset of amalgamating company by amalgamated company doesn't result to the transfer as defined under section 47 of Income Tax Act, and hence no capital gain arises. This is the correct option. All right. Next one is in case of amalgamation, amalgamated company can set off the losses of amalgamating company if conditions of Income Tax Act are complied with. New company can claim depreciation on capital assets. New company can carry forward unabsorbed depreciation. तो देखिए ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले अगर आप पैसेज पढ़ लेंगे तो आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा. देखिए शॉर्ट में मैं बता देती हूँ. जब एमालगमेशन होता है, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ कोर्स मर्ज हो जाती है एमालगमेटेड कंपनी से, या रिजल्टेंट कंपनी भी हम कह सकते हैं, या ट्रांसफरी कंपनी भी बोला जाता है. तो इस केस में इस इवेंट पे जो ट्रांसफरी कंपनी होती है, इन्हें कुछ बेनिफिशियल्स दिए जाते हैं, इन्हें कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं अंडर इनकम टैक्स एक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द सेट ऑफ लॉसेस, विथ रिस्पेक्ट टू द डिडक्शंस, विथ रिस्पेक्ट टू द डेप्रिशिएशन, राइट. सो अगर आप ये पैसेज, ये वाला पार्ट पढ़ेंगे आप, जो कि मैंने हाईलाइट कर रखा, यू विल गेट योर आंसर, एंड अकॉर्डिंगली ये जो तीनों ऑप्शंस दिए गए हैं, ये तीनों ही सही हैं, राइट. सो ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर. Next question. Consider the given statements. In case of amalgamation, transferee company can claim deduction. Yes, it is true. Any cessation of liability of amalgamating company shall be taxed in the hands of amalgamated company. Yes, benefits दिया जाता है amalgamated company को, जो resultant company होती है. So accordingly आपके दोनों ही statements सही हैं, and hence both are correct. Option number A is your correct answer. ये जब आप passage भी पढ़ोगे तो भी आपको वहां से हिंट मिल जाएगा रिगार्डिंग आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? द एक्यूमुलेटेड लॉस ऑफ amalgamating company shall be deemed to be the loss of amalgamated company for the previous year in which the amalgamation was effective. Yes, this is the correct statement. Okay, तो बाकी हमें स्टेटमेंट की देखने की ज़रूरत नहीं है, राइट. जैसा कि मैंने मेंशन किया, डिडक्शन हो गया, लॉस हो गया, डेप्रिशिएशन हो गया, वो सारी चीज़ें अब रिजल्टेंट कंपनी की हो जाएंगी एंड ऑब्वियसली उसी अकॉर्डिंगली ट्रीट होंगी. नाउ द नेक्स्ट वन. कंसिडर द गिवन स्टेटमेंट्स. On amalgamation, the business of the transfer company does not cease, but it is deemed to continue. ठीक है, तो जो ट्रांसफ़र कंपनी होती है, जो अमेलगमेटिंग कंपनी होती है, क्या उसका बिजनेस ख़त्म हो जाता है या कंटिन्यू करता है? So under various provisions of Income Tax Act, transferee is deemed to carry the enterprise as that of transfer. तो इसका भी आंसर हमें पैसेज में मिल जाएगा, right? As you can see it over here, the business including rights, assets and liabilities of transfer company do not cease but continue. वो जो ट्रांसफ़र कंपनी की जो ऑलरेडी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ है, वो जाके सिर्फ मर्ज हो जाते हैं रिजल्टेंट कंपनी में, एंड अकॉर्डिंगली रिजल्टेंट कंपनी का वो एसेट एंड लाइबिलिटीज़ हो गया, एंड अकॉर्डिंगली वो ट्रीट होगा. All right. By deeming fiction through several provisions of the Act, the treatment of various issues is such that the transferee is deemed to carry on enterprise as that of transfer. तो सिंस ट्रांसफ़र हुआ है आपका एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ किसके पास? ट्रांसफरी के पास. तो जो पहले ट्रांसफरर का था अब वो ट्रांसफरी का हो जाएगा एंड अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट होगी.
regarding accounts, regarding income tax and the other applicable laws. So आइए इसका आंसर देखते हैं. सो देखिए ये दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है एंड अकॉर्डिंगली ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर. दिस इज ऑल अबाउट योर present passage. Thank you for watching this video. Do not forget to subscribe Jurisys channel to get the further updates.